हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय भूमि सुधार, मिट्टी एवं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। और इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं उसे भी आप लोग एक बार ज़रूर देखेंगे। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है अच्छे तरह से समझाने की। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, झूम है। झूम क्या है? तो एक प्रकार का कृषि का प्रकार है जिसे असिंचित पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। आगे है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन अधिक होता है। तो क्या है, भारत में उत्पादित खाद्य फसलों में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाने वाला खाद्यान्न चावल है। ठीक है, जो कि लगभग पूरे कृषि क्षेत्र की 1/4 भाग पर की जाती है। आगे, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का चावल उत्पादन विश्व में तो द्वितीय स्थान है। ठीक है, और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नियामक पर आधारित होता है। ठीक है, आगे 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापक्रम और 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है? तो चावल की। चावल जो है उसमें 23 डिग्री सेल्सियस का मंथली टेम्परेचर होना चाहिए और 150 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा भी होना जरूरी है। आगे, भारत में धान्य फसलें उगाई जाती है कुल कृषि भूमि के। तो भारत में कुल कृषि भूमि का लगभग 60% भाग में चावल उपजाया जाता है। ठीक है, आगे भूमि सुधार का उद्देश्य है। भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है? तो उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करना, साथ ही आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, ये सभी भूमि सुधार का उद्देश्य होता है। आगे, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो किसानों को घर बनाने के लिए ऋण जो है वो भूमि सुधार के लिए नहीं आता, जबकि बिचौलियों का उन्मूलन यानी कि बिचौलियों को हटाना, जोतों की चकबंदी, ये भी सही है, और सहकारी खेती, ये सभी भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। आगे, हरित क्रांति की सफलता में संबद्ध वैज्ञानिक कौन थे? तो हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग को द्वारा किया गया था। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति को भारत में भी लागू किया और इससे कृषि की उत्पादकता बढ़ी और खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन गया था। आगे देखते, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है क्यों लेकिन जमाव नहीं? ऐसी कौन सी फसल है जिसमें पानी तो चाहिए पर वो जमाव नहीं होना चाहिए? तो चाय में। चाय एकमात्र ऐसा फसल है जिसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता तो होती है, लेकिन पानी का जमाव इसके लिए नुकसानदायक होता है। चाय में जो है लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है और टेम्परेचर 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक। आगे, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है किसका? तो व्यापारिक अनाज की कृषि का। मोनोकल्चर कृषि की एक विधि है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक उद्देश्य से एक फसल को व्यापक क्षेत्र में उपजाया जाता है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल का बात कर रहा है तो तिल और मक्का। तिल और मक्का जो है वो खरीफ फसल में आता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल है? तो मूंग जो है वो उस खरीफ फसल है, जबकि मसूर, चना और रबी जो है वो चना रबी फसल है। आगे, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ? तो गेहूं के साथ। निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? तो चना जो है वो खरीफ फसल नहीं बल्कि रबी फसल है, और ज्वार, बाजरा, मक्का ये सभी खरीफ फसल है। आगे है, भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। तो भारत में गन्ने की खेती कैसी है? तो रोपण कृषि द्वारा। गन्ने की खेती रोपण विधि के द्वारा की जाती है। आगे, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। आगे, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होते हैं? तो लगभग 1 साल यानी कि 12 महीना ईख को होने में लगता है। आगे, कर्नाटक माने यानी कर्नाटक का मतलब क्या होता है? तो उच्च भूमि। उच्च भूमि के लिए कर्नाटक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप
ध्यान रखेंगे। कर्नाटक मतलब एक उच्च भूमि। आगे, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सभी पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। आगे, रेशम फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशमी फसलें कौन कौन सी है? तो सान, जूट, कपास, ये सभी रेशमी फसलों के प्रकार हैं। आगे है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो गुजरात। भारत में कपास उत्पादन में सबसे आगे गुजरात राज्य है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में जल लवणता सहनशील है? यानी कि किसमें जल लवणता अधिक होती है? तो डेट पॉम में यानी कि खजूर में जल लवणता अधिक होती है। आगे है, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि गुजरात में तो यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आंध्र प्रदेश, इसलिए राजमुंद्री में तंबाकू अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। जबकि गुजरात की बात करें तो गुजरात में मूंगफली सबसे ज़्यादा होता है, नमक भी होता है और दूध उत्पादन में भी एक ऊंचा स्थान रखता है। आगे है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले दो राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश और गुजरात में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन होती है। आगे, कौन सा राज्य तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो तंबाकू खेती के लिए आंध्र प्रदेश और गुजरात। आगे, उस तिलहन पौधे का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। यानी तिलहन का तो सरसों जो है भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और दूसरे स्थान पर मूंगफली। सरसों को तोरिया भी बोला जाता है। आगे, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो ये पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। आगे, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते? तो सिनकोना के पेड़ से। आगे है, सूची मिलान करने वाला। तो मसूर जो है, मसूर एक प्रकार का क्या है? तो दलहन है। काली मिर्च क्या है? तो मसाले का प्रकार है। सरसों जो है तिलहन है और केसर जो है एक सुगंधित पदार्थ होता है। आगे देखते हैं, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? तो अजमेर की पुष्कर घाटी में, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गुलाब होता है और कुछ कश्मीर के कुछ भाग और दिल्ली में भी होता है। आगे है, कर्नाटक में नारियल के पेड़ अधिकतम होने वाला जिला कौन सा है? तो तुमकुर जो है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा नारियल का पेड़ होने वाला जिला है। आगे, भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो जम्मू कश्मीर। और केसर जो है फूल के बीज बनने वाले भाग का सूखा मिश्रण होता है। आगे, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ स्थित है? तो ये बिहार राज्य में समस्तीपुर जिले में स्थित है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदभिद्दी है? तो मरुदभिद्दी पौधा करील को कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पतियों को मरुदभिद्दी या जीरोफाइट कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र वाले को जीरोफाइट कहा जाता है। और जीरोफाइट जैसे कैक्टस, करील, सेजब्रस, बबूल, सैक्सोल, ये सब उष्णकटिबंधीय पौधे होते हैं। आगे, किस वस्तु के निर्यात में भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जन होता है? यानी कि भारत किस वस्तु को बेच करके सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा कमाता है? तो मसाला। और भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। आगे, कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? कॉफ़ी जो है किस क्षेत्र का पौधा है? तो उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधा। आगे, किस जिले में कॉफ़ी की पैदावार सबसे अधिक होती है? तो कुर्ग जिले में। कुर्ग जिले में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की पैदावार होती है और ये कर्नाटक में स्थित है। आगे, भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है? तो कर्नाटक में, लगभग देश का 80%। आगे है, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित गुंटूर विश्व का सबसे बड़ा लाल मिर्च का बाजार भी है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लाल मिर्च का बाजार। आगे, अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो केरल राज्य। आगे, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो अरेबिका कॉफ़ी जो है भारत में किया जाता है और अधिकांश उन्नतवांश वाले कुछ क्षेत्र अरेबिका के मृदु क्वालिटी के लिए प्रयुक्त है, जबकि गर्म आर्द्र परिस्थितियाँ रोबस्टा के लिए, यानी कि रोबस्टा और अरेबिका जो है भारत के कॉफ़ी का प्रकार है।
एराबिका एक प्रकार है किसका, तो कॉफ़ी का। आगे, किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है, किसकी खेती, तो धान की खेती जो होती है प्रतिरोपित बुआई के द्वारा की जाती है। आगे है, बीज से उत्पन्न किए गए पौधे को पुनः रोपकर किसकी खेती की जाती है, तो धान की। धान के बीज से नर्सरी तैयार करके उन पौधों की जो है पुनः रोपाई करके फसल तैयार किया जाता है। आगे, मध्य प्रदेश का सोयाबीन की खेती में प्रथम स्थान है क्योंकि काली मिट्टी के कारण। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, किस लिए कारण, तो काली मिट्टी के कारण, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। आगे, भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ देश का 90% रबर लगभग उत्पादित किया जाता है और संसार में प्राकृतिक रबर उत्पादक में भारत का स्थान चौथा है और दूसरे स्थान पर भारत में तमिलनाडु राज्य का स्थान आता है रबर उत्पादन में। आगे है, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना है, तो टेम्परेचर होनी चाहिए लगभग 25 डिग्री और ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उपज होती है। आगे, किसे बागान फसल के तौर पर उगाया जाता है, यानी कि बागानी फसल कौन है, तो कॉफ़ी, चाय, रबड़, ये सब बागानी फसल के रूप में उगाया जाता है। आगे है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो केरल। मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। आगे है, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो केरल में, ठीक है। आगे, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग पर स्थित मुजफ्फरनगर को भारत का चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन भी करता है, यानी कि चीनी का कटोरा किसे, उत्तर प्रदेश। अगर एक प्रॉपर स्थान पूछे तो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला। आगे, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है, तो लगभग 65% लोग कृषि पर आधारित है। आगे है, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, यानी जूट की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ, तो बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में, यानी पश्चिम बंगाल में। और इसके बाद दूसरे स्थान पर बिहार है जूट उत्पादन में और असम तीसरे स्थान पर। आगे, कौन सा एक कारण पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जूट की खेती पर अधिक ध्यान देने के कारणों में से नहीं है, ठीक है, तो पूंजी की उपलब्धता। ये जो है जरूरी नहीं है कि पूंजी की उपलब्धता, पर समतल स्थलाकृति होनी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए और जल की उपलब्धता भी होनी चाहिए। आगे है, गेहूं के फसल के संदर्भ में इनमें से कौन सही है, तो गेहूं की फसल तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च में काटा जाता है, ये बिल्कुल सही है। जनवरी फरवरी में काटना और जून जुलाई में बोना नहीं, ये गलत हो जाता है, ठीक है। और गेहूं जो है उपोष्ण कटिबंधीय उपज है और यह भारत में शीतकाल में उपज होती है। आगे, रबी की फसल का उदाहरण कौन है, रबी की फसल तो गेहूं को कहा जाता है। किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है, तो गन्ना में। गन्ना जो है लगभग 12 महीने बाद उसे काटा जाता है बोने के बाद। आगे, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, तो नीलगिरी के पहाड़ी में चाय की और कहवा की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। आगे, कौन सा सही नहीं है, यानी कि इनमें कौन सही नहीं है, तो गेहूं रबी फसल बिल्कुल है, चना खरीफ फसल नहीं, चना जो है वो रबी फसल है, चावल खरीफ फसल है, जौ भी रबी फसल है। आगे, कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है, कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक कृषि को इको फ्रेंडली कृषि कहा जाता है और इस प्रकार की कृषि में किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे इको फ्रेंडली कृषि कहा जाता है। आगे है, कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन सी एक पारिस्थितिकी मित्र है, तो पारिस्थितिकी मित्र कौन सी, तो कार्बनिक खेती को पारिस्थितिकी मित्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे, किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है, तो प्याज की खेती पौधों के प्रत्यारोपण से, यानी कि पहले नर्सरी तैयार की जाती है उसके बाद उसे फिर से प्रतिरोपित किया जाता है। आगे, किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ है, तो दाल का।
दाल जो है उस पर सीमित प्रभाव हुआ, सीमित बोल रहा है, ठीक है। हरित क्रांति का प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा गेहूं, चावल और मक्का में हुआ है, ठीक। और भारत में इस क्रांति का श्रेय किन्हें, MS स्वामीनाथन को जाता है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। आगे, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। आगे, कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है, तो तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन नहीं करता, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, UP, बिहार, MP ये सब में गेहूं उत्पादन होता है। आगे है, भारत में कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ धौलाधार व पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित कुल्लू घाटी में सेब का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। यानी कि धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में जो कुल्लू घाटी और कुल्लू मनाली वाली जो घाटी है उस क्षेत्र में। आगे, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है, तो मिट्टी के मुख्य कटाव का मुख्य कारण जंगलों का काटना। आगे, मृदा क्षरण निम्नलिखित द्वारा रोका जा सकता है, तो अब अच्छे पेड़ पौधे लगा करके मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मृदा क्षरण में वेदिकाकरण निम्नलिखित में सहायता करती है, किसमें, तो पहाड़ी क्षेत्रों में। यानी कि वेदिकाकरण का उपयोग जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा क्षरण के संरक्षण के लिए किया जाता है। आगे, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, ठीक। आगे, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और लगभग 43.7% क्षेत्र पे जलोढ़ मिट्टी मिलता है। और वही दूसरे स्थान पे तो काली मिट्टी, जिसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। आगे, सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है, सबसे अधिक उपजाऊ भूमि तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटास, चूना, फास्फोरिक एसिड ये सब प्रचुर मात्रा में होती है और जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। आगे, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। आगे, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, तो रेगड़ मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही रेगड़ मिट्टी कहा जाता है, यानी कि कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी की जरूरत होती है। और रेगुर मिट्टी यानी कि, ठीक है, चिकनी और काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित है, तो ये मध्य दक्षिणी क्षेत्र में, यानी कि दक्कन के पठार में ये स्थित है, सीमित है काली मिट्टी भारत में। आगे है, कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो काली मिट्टी जो है हमने अभी बताया ये किधर है, तो मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में, तो यानी कि पश्चिम बंगाल में काली मिट्टी नहीं है। आगे है, काली मिट्टी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ये सब में। किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है, सबसे कम जोतने की आवश्यकता, तो काली मिट्टी को। आगे, किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तर पूर्व राजस्थान, तमिलनाडु ये सब में पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी जो है इसका विस्तार की अगर बात करें तो नदी घाटियों में गोदावरी नदी घाटी, कृष्णा नदी घाटी, नर्मदा ताप्ती नदी घाटी और कावेरी नदी घाटी में भी मिलता है। आगे है, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को तो खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो जलोढ़ मिट्टी होता है वो 3 प्रकार का होता है, कौन कौन, तो बांगर, खादर और डेल्टाई। जो बांगर मिट्टी होता है वो नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर मिट्टी जो है निर्मित नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, नदी द्वारा निर्मित। फिर डेल्टाई जो है डेल्टा प्रदेश में पाया जाता है। आगे, भारत में पाई जाने वाली खादर व बांगर किस प्रकार की मिट्टी है, तो एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी। आगे, जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण कहलाता है क्या, तो मृदा अपरदन। आगे, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है क्या, तो मृदा अपरदन। आगे,
सूची वाला का है तो ब्लैक रस्ट रोग किस में होता है, रोग की बात कर रहा है तो ब्लैक रस्ट बीमारी जो है गेहूं में होता है। स्टेम रॉट की बीमारी चावल में होती है। वाइट रस्ट की बीमारी सरसों में, और अर्ली ब्लाइट की बीमारी आलू में होती है। आगे, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी एवं निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पार करने आने वाले मानसून कौन सी है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखा पार करके आने वाली मानसून जो भारत में है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। आगे, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। आगे, पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल कौन सी है, तो कपास जो है पंजाब की मुख्य नकदी फसल है और जिसका पैदावार लगभग 8.5% तक होता है। आगे है, कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती है निम्नलिखित के द्वारा, तो किसके द्वारा, तो निरक्षरता और अधिक जनसंख्या के कारण कृषि पैदावार में बाधा उत्पन्न होती है। आगे है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है, तो काजू उत्पादन में केरल राज्य मुख्य भूमि उत्पन्न करता है। आगे है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो केरल। आगे, मिट्टी की रचना सामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है, तो निक्षेपण के द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट में से खराब रूप से प्रभावित होता है, तो गन्ना जो है तना छिद्रक से गंभीर रूप से प्रभावित होता है और गन्ने की सूंडी गन्ने के तने प्रवेश कर फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। आगे है, उद्यान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु है। उद्यान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु तो भूमध्य सागरीय। उद्यान कृषि के अंतर्गत फल, सब्जी और फूल उत्पादन आता है और उद्यान कृषि जो है भूमध्य सागरीय जलवायु आदर्श परिस्थिति माना जाता है उसके लिए। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय मिट्टी और भूमि से संबंधित हमने लगभग 100 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।